नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज का मिडिल ईस्ट इतने कॉन्फ्लिक्ट्स का गढ़ क्यों बना हुआ है? एक तरफ सीरिया का सिविल वॉर, दूसरी तरफ इजराइल और पैलेस्टीन का संघर्ष, और वहीं सऊदी और ईरान के कोल्ड वॉर को कौन भूल सकता है। पर यह सब चीजें एक चीज से जुड़ी हुई हैं, जो कि है रिसोर्सेज और पावर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग के बारे में जो इन सब कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद बना। हम बात करेंगे 1980 के ईरान और इराक के युद्ध के बारे में। एक जंग जो ना सिर्फ 8 साल तक चली, बल्कि आज तक मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को शेप कर रही है। चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग स्टोरी के साथ। मैं हूं राही मेहता, चैनल का नाम है दिया ये सब, और आप देख रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, 1979 का ईरान, एक मुल्क जो एक रेवोल्यूशन की आग में जल रहा था। सड़कों पर लाखों लोग शाह रेजा पहलवी को गद्दी से हटाने को लेकर एक नई इस्लामिक गवर्नमेंट बनाने के लिए जान की बाजी लगा रहे थे। इस रेवोल्यूशन ने ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए समझते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को और शुरू करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के साथ। तो दोस्तों, ईरान इराक वॉर का शुरू होना एक ऐसे समय में हुआ जब मिडिल ईस्ट ऑलरेडी बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन के अंदर था। एक तरफ ईरान था जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एक थियोक्रेटिक स्टेट बन चुका था, और दूसरी तरफ इराक था जो एक सेकुलर रिजीम के अंडर सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में था। इस वॉर का सीड सेक्टेरियन डिवाइड, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और ऑयल वेल्थ के चक्कर में और भी ज्यादा बढ़ गया। बैकग्राउंड समझते हैं अब इस रिवॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के रूल से। 1953 में एक कूप के जरिए अमेरिका और यूके ने ईरान की डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को हटाकर शाह को गद्दी पर बिठा दिया था। लेकिन लोग शाह रेजा पहलवी को एक पपेट समझने लगे थे, जो सिर्फ वेस्टर्न पावर्स का वफादार था, ना कि ईरान की जनता का। 26 सालों तक रूल करने के बाद शाह के खिलाफ गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा पूरे ईरान के अंदर। एंड 1979 में एक इस्लामिक लीडर जिनका नाम था अयतुल्ला खमीनी एग्जाइल से वापस आते हैं और इनकलाब की मिसाल बन जाते हैं। 11 फरवरी 1979 शाह को ताज गिरा दिया जाता है, शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है, और ईरान में एक इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना कर दी जाती है। पर इसकी स्थापना से पूरे के पूरे रीजनल इलाके के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। इस रेवोल्यूशन ने पूरे मिडिल ईस्ट को इफेक्ट किया। यह रेवोल्यूशन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए अपने पड़ोसी मुल्कों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया कि वो भी इनकलाब के लिए उठे। इससे सऊदी अरेबिया और इराक जैसे मुल्कों के लिए टेंशन महसूस होने लगी, टेंशन वहां पर बढ़ने लगी। सद्दाम हुसैन, इराक का डिक्टेटर, इस रेवोल्यूशन को एक खतरा समझने लगा था, लेकिन यहां उसने एक मौका भी देखा। आइए समझते हैं सद्दाम हुसैन के प्लान के बारे में। उसने क्या मौका देखा इस रेवोल्यूशन के बाद, इराक को इससे क्या फायदा हो सकता था। तो दोस्तों, सद्दाम का टारगेट था शत अल अरब। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एरिया है जिसमें ईरान और इराक दोनों ही मुल्कों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। दोनों ही मुल्कों का जो ऑयल था वो यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता था। बट 1975 की एक ट्रीटी के बाद इराक को इस एरिया का कंट्रोल जो था वो ईरान को देना पड़ा था। पर सद्दाम हुसैन इस बात को हजम कभी नहीं कर पाया था। पर 1980 में सद्दाम ने यह सोचा कि यह परफेक्ट टाइम है। ईरान रेवोल्यूशन के बाद वीक हो चुका है, तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया, अपने 10,000 फौजियों के साथ ईरान पर अटैक कर दिया। इसका पहले प्लान बनाया गया और फिर जंग शुरू कर दी गई। 22 सितंबर 1980 को इराक की एयरफोर्स ने ईरान के एयर बेसिस पर सरप्राइज अटैक करने शुरू कर दिए, और वहीं दूसरी तरफ इराक की फौजें सदर्न ईरान में घुसने लगी थी। लेकिन ईरान के पास अभी भी वो एडवांस्ड फाइटर जेट्स मौजूद थे जो उसे अमेरिका से मिले थे शाह के रूल के समय, जो उनको प्रोवाइड किए गए थे। ईरान ने जवाब में इराक के ऑयल फील्ड्स पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, और इसके साथ ही ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगा, और कई सारी फॉरेन पावर्स जो थी वो इसके अंदर खींचने लगी। तो समझते हैं इसको आगे। ये लड़ाई सिर्फ दो मुल्कों तक सीमित नहीं रही। इसके बाद फॉरेन पावर्स ने अपना इंटरेस्ट शुरू कर दिया इसमें दिखाना। इजराइल ने सीक्रेटली ईरान को वेपन देना शुरू किया। वही ईरान और इजराइल जो आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, तब इजराइल ईरान को वेपन सप्लाई कर रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा खतरा उस समय इराक था। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और कुवैत, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर सद्दाम हुसैन को दिए, क्योंकि वो ईरान के शिया रिजीम से डर रहे थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन जो आपस में तो कोल्ड वॉर लड़ रहे थे, लेकिन इराक को सपोर्ट करने लगे। अमेरिका सद्दाम को इंटेलिजेंस देता था और सोवियत यूनियन उसको वेपन सप्लाई करता था। इसके बाद ये जंग जो थी ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। 1982 तक ईरान ने काउंटर अटैक करते हुए इराक के अंदर घुसना शुरू कर दिया था, लेकिन सद्दाम ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव
किया। सद्दाम ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये वेपन्स आयरोनिकली उसको अमेरिका ही सप्लाई कर रहा था। सद्दाम ने सिर्फ ईरान के खिलाफ ही नहीं बल्कि अपने ही देश में इराक के नॉर्थ एरिया में जो कुर्दिश इलाके हैं, कुर्दिश लोगों के खिलाफ भी केमिकल अटैक को करना शुरू कर दिया। अब ये वॉर इंसानियत के खिलाफ एक जरिया बन चुकी थी। इसके साथ ही इस पूरी जंग के अंदर ऑयल वॉर भी चल रहा था। 1984 में क्या हुआ, जब जंग बढ़ी, जंग को चलते को 4 साल जब हो चुके थे, दोनों मुल्कों ने एक नई स्ट्रेटजी अपनानी शुरू करी। उन्होंने पर्शियन गल्फ से गुजरते ऑयल टैंकर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया का ऑयल सप्लाई जो था वो इससे डिस्टर्ब होने लगा एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल जो था वो वेस्ट हो रहा था। लेकिन दोनों मुल्कों के लीडर सिर्फ पावर के लिए लड़ रहे थे और वो लड़ते ही रहे। इस वॉर का ऑफिशियल एंड होता है 1988 में, जब यूनाइटेड नेशन की मीडिएशन के बाद एक सीज फायर हुआ। लेकिन इस 8 साल की लड़ाई ने दोनों मुल्कों को तबाह कर दिया था। लगभग 10 लाख लोग इसमें मारे जा चुके थे, इकोनॉमी खत्म हो गई थी और मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गया था। अब थोड़ा इसको और डीप डाइव करके समझते हैं। इसमें ऑयल रिजर्व का सबसे बड़ा पावर प्ले था, इसको एक बार हमको नजर बनानी जरूरी है। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में ऑयल का रोल हमेशा से ही रहा है। ईरान और इराक दोनों देशों के पास ही दुनिया के बहुत बड़े ऑयल रिजर्व मौजूद है। इराक के पास लगभग 145 बिलियन बैरल का रिजर्व है, वहीं ईरान के पास 209 बिलियन बैरल का रिजर्व है। यह सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है बल्कि पावर और इन्फ्लुएंस का जरिया भी है। 1980 में ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स रेवोल्यूशन के बाद काफी हिट हो चुके थे और इराक इसका फायदा उठाना चाहता था। सद्दाम का प्लान था कि ईरान के ऑयल फील्ड्स पर कब्जा करके अपने रिजर्व्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। इसके साथ ही इस पूरी जंग के चलते बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान भी इन दोनों देशों को उठाना पड़ा। इसका बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट भी था। ईरान और इराक दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी तबाह हो गई थी इस जंग की वजह से। टोटल 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान इन दोनों देशों को उठाना पड़ा था। ऑयल एक्सपोर्ट्स जो इस इलाके से ऑयल एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे, जो इन दोनों देशों की जो लाइफलाइन थे वो डिसरप्ट हो गए थे। इराक ने वॉर के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो लोन थे वो उठाए थे और 1990 तक पूरे गल्फ के इलाके के अंदर से ईरान और इराक दोनों ही जो देश थे वो बहुत ही ज्यादा इनडेटेड हो चुके थे। बहुत ही ज्यादा कर्जा इन देशों के ऊपर बढ़ चुका था। वॉर के खत्म होने तक ईरान और इराक दोनों ही हैविली इंडेटेड थे और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक खत्म हो चुका था। इराक की इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए सद्दाम ने कुवैत को भी अटैक कर दिया था और यह कंफ्लिक्ट अब और भी ज्यादा बड़ा होने लगा था। इसने एक नए कंफ्लिक्ट को जन्म दिया जिसमें इराक और कुवैत भी आपस में शामिल हो चुके थे। इराक और कुवैत भी आपस में लड़ रहे थे। इसके साथ ही इस वॉर का एक और क्रूशियल एस्पेक्ट भी था जो है सेक्टेरियन डिवाइड, सुन्नी और शिया का कंफ्लिक्ट। इराक की लीडरशिप सुन्नी थी जबकि ईरान शिया मेजॉरिटी थियोक्रेटिक स्टेट बन चुका था। सद्दाम हुसैन ने इस डिवाइड का यूज करके अपने रीजनल एलाइज जैसे सऊदी अरेबिया और अदर सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। वहीं ईरान अपने शिया एलाइज को मोबिलाइज करने लगा जो मिडिल ईस्ट में आज तक चल रहा है। इसके बाद आखिरकार यूनाइटेड नेशन को इस बीच में आना पड़ा। जंग को रोकने के लिए मीडिएशन यूनाइटेड नेशन को करनी पड़ी। यूनाइटेड नेशन ने इस वॉर को खत्म करने के लिए काफी एफर्ट्स किए लेकिन इनिशियल ईयर्स में वो फेल ही रहा। 1987 तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन नंबर 598 पास किया जो फाइनली 1988 में सीज फायर का कारण बना। लेकिन क्या यह कंफ्लिक्ट अवॉइड हो सकता था? कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पावर्स जो थी वो इस पूरे कंफ्लिक्ट के अंदर बायस्ड इन्वॉल्वमेंट कर रही थी और रीजनल पॉलिटिक्स ने यूनाइटेड नेशन के रोल को और भी ज्यादा कमजोर यहां पर कर दिया था। तो दोस्तों आज की डेट में ईरान और इराक के बीच में रिश्ते कैसे हैं एक बार इनको भी समझ लेते हैं। तो जंग के बाद ईरान और इराक के रिलेशन लंबे समय तक तो हॉस्टाइल रहे लेकिन 2003 के बाद एक शिफ्ट हमको देखने को मिला। जब सद्दाम का डाउनफॉल आया, इराक के अंदर एक शिया मेजॉरिटी गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों कंट्रीज ने कोऑपरेशन का रास्ता ढूंढना शुरू किया। आज ये दोनों मुल्क शेयर्ड थ्रेट्स जैसे कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये और एक दूसरे का सपोर्ट भी इसके अंदर ये कर रहे हैं। लेकिन रीजनल राइवलरी और पास्ट के जख्म उनके रिलेशन को आज भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो दोस्तों ईरान इराक की जो ये लेगेसी है, इस जंग की जो लेगेसी है, इसने मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में आज भी नजर आती है। जैसे सीरिया के सिविल वॉर में ईरान का असाद रिजीम को सपोर्ट करना और इराक का अपने शिया मेजॉरिटी के साथ अलाइन हो जाना। यमन के सिविल वॉर में सऊदी और ईरान के बीच की प्रोक्सी जंग जो चल रही है वो भी यहीं से ही एमर्ज हुई है। ये सब इस बात को कंफर्म करता है कि रिसोर्सेज और सेक्टेरियन डिवाइड जो ईरान और इराक जंग के समय शुरू हुए थे आज भी मिडिल ईस्ट का फ्यूचर जो है वो डिक्टेट करते हैं। दोस्तों ईरान इराक की जो जंग थी ये सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था बल्कि एक वार्निंग भी थी कि जब ग्रीड
और पावर इंसानियत के ऊपर आती है तो क्या नतीजा होता है। आज का मिडल ईस्ट इस पूरे कंफ्लिक्ट के चलते अभी भी पूरी तरीके से उभर नहीं पाया है, और आज की हिस्ट्री को समझने के लिए, आज के प्रेजेंट को समझने के लिए हिस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।